जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं आज की इस वीडियो के थ्रू हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो राजकीय इंटर कॉलेज है या जीआईसी प्रवक्ता की जो परीक्षा हुई है दोस्तों 2017 में सामान्य अध्ययन यानी दोस्तों 30 नंबर वाले प्रश्नों की यह श्रृंखला होगी जो हम इस वीडियो के थ्रू व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्रों को देखने वाले हैं। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो 2025 में आने की संभावना प्रबल होगी उन्हीं पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ऑलरेडी जीआईसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं डिस्कस करते हुए हम लोग चल रहे हैं, तो आप लोग एक बार चैनल को जरूर विजिट करिएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन। ये 5वीं सीरीज होगी दोस्तों, ऑलरेडी 4 सीरीज चैनल पर अपलोड है, उसे भी आप लोग जरूर विजिट करिएगा। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये पॉलिटी का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का। एम एन रॉय, बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका एम एन रॉय। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार महत्वपूर्ण होंगे आप सभी दोस्तों के लिए। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ से एक तथ्य हो गया, आप लोग इसे शॉर्ट नोट्स में आप लोग मेंशन करते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। तो आइए जो जो हम लोग तथ्यों पर डिस्कस कर रहे हैं आप लोग उसे नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे। भारत में वामपंथी आंदोलन के जो प्रखर नेता थे 1936 के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो ये कुछ तथ्य हो गए, इसमें 2 तथ्य अति महत्वपूर्ण होंगे, इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे। जो तथ्य महत्वपूर्ण होंगे हम उसी पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। टोटल इसमें 30 प्रश्न होंगे दोस्तों जो जीएस के होंगे, जीएस के, और सब्जेक्ट वाला भी प्रश्न चल रहा है जो 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। एक बार आप लोग जाइए वीडियो को चैनल को जरूर विजिट करिए, सभी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। और पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक नीचे दिया गया है। और आप लोग टेलीग्राम पर जाकर एएस के टीचिंग टेम्पल सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बार बार बन रहे हैं हर सब्जेक्ट से दोस्तों। तो पूछ रहा है कौन सा जो कर्नाटक का युद्ध है इसमें सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, जिसका राइट आंसर आप सभी दोस्तों को पता हो कमेंट में आप लोग मेंशन करते हुए चलेंगे। इसका लाभ आप ही लोगों को दोस्तों मिलेगा, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। जल्दी हम लोग इस सीरीज को भी सॉल्व कर लेंगे, आज की ये 4थी सीरीज होगी। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1750 से 52 में, इसका ये सन नहीं सही है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा सही है। तथ्य हम लोग मेंशन करते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में। कर्नाटक का यह द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1750 से 52 तक नहीं, वरन 1749 से 54 तक चला था। तो आइए देख लेते हैं जो सभी युद्ध लड़े गए हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच चला था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के बीच लड़ा गया था। एंड नेक्स्ट कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 के बीच चला था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पानीपत का जो तृतीय युद्ध था ये 1761 से 1761 में हुआ था। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग व्याख्या सहित हल करते हुए चल रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल पर एक बार चैनल को जरूर विजिट करिएगा। कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करें तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। लीलावती के लेखक थे, कौन से लीलावती के लेखक थे? महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य एवं कालकाचार्य। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों भास्कराचार्य, सी इज द राइट आंसर है। आइए इससे संबंधित 2 भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते हैं। लीलावती भास्कराचार्य द्वारा लिखित संस्कृत में रचित गणित एवं खगोलशास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। इसका फारसी में अनुवाद फैजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फारसी में अनुवाद फैजी द्वारा किया गया था। इनकी अन्य जो गणितीय रचनाएं हैं, बीज गणित है, आपका ग्रह गणित है, गोलाध्याय है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए दोस्तों। और साथ ही साथ इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के प्रतिनिधि ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना भी की थी। इसमें 3 तथ्य अति महत्वपूर्ण होंगे, इसे आप लोग समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था दोस्तों? कौन बनाया था? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या शिशुनाग ने? तो राइट आंसर दोस्तों अजातशत्रु ने बनाया था। अजातशत्रु के वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। और साथ ही साथ दोस्तों ये 492 ईसापुर से 460 ईसापुर के बीच अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना था। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके शासनकाल में दोस्तों राजगिरी की जो सप्तवर्णी गुफा में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, किसके शासनकाल में? तो इसी के शासनकाल में हुआ था।
इसके शासनकाल में राजगिरी की जो सतवाड़ी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति समिति का आयोजन किया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इसे अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा दोस्तों। आएंगे, आगे बढ़ेंगे। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था कहाँ किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा डी, आपका उत्तर प्रदेश के जो हरदोई है, बाराबंकी है, अन्य स्थानों में किसान आंदोलन शुरू किया गया था। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, एक लास्ट का क्वेश्चन बनेगा। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे आपका मदारी पासी और सहदेव थे। यहाँ से ये तथ्य बन सकता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। जो 2025 में ये प्रश्न जीआईसी के प्रश्न जो कि ये पेपर होगा एग्जाम, अभी तो डेट मेंशन नहीं किया गया है, सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण होंगे। तो ये 30 नंबर वाले जीएस 30 नंबर का जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा दोस्तों, पेपर फर्स्ट में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। और जो पेपर सेकेंड होगा दोस्तों आपका मुख्य परीक्षा, उसमें 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे 2 सब्जेक्ट से। यानी आपका चाहे ज्योग्राफी हो सकता है या दोस्तों हिस्ट्री हो सकता है या आपका इकोनॉमिक्स या अन्य सब नागरिक शास्त्र हो सकता है। तो इस प्रकार के सब्जेक्टों से दो 60 प्रश्न पूछे जाने हैं। सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किया गया है चैनल पर, एएसके टीचिंग टेम्पल पर। आप लोग जरूर सिलेबस को भी देख लीजिएगा, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस डिस्कस किया गया है, तो आप लोग जरूर इस चीज़ को देखिएगा। और जो मित्र नए हैं वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, सभी चीज़ें महत्वपूर्ण तरीके से सॉल्व कराई जा रही है एएसके टीचिंग टेम्पल के द्वारा। तो आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ये रहा आपके सामने। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब कौन नहीं है इस पर विशेष ध्यान में रखा करिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाते हैं। जैतापुर महाराष्ट्र, मीठी विरडी गुजरात, हरिपुर हरियाणा या कोड्डा आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, यानी हरिपुर हरियाणा। हरिपुर हरियाणा में नहीं है दोस्तों, इसका पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यहाँ से एक तथ्य बन सकता है, उसे भी आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो के थ्रू। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है दोस्तों। यह रूस के सहयोग से स्थापित होने वाला परमाणु संयंत्र है, तो इसे आप लोग समझते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। तो कौन सा वो द्वीप होगा दोस्तों, सेंट मार्टिन द्वीप है। तो आइए देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं हम लोग उसे भी मेंशन करते हुए चलेंगे अपने शॉर्ट नोट्स में। सेंट मार्टिन द्वीप उत्तर पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित है दोस्तों। इस द्वीप को नवंबर 1493 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था। तो किसने खोजा था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1493 में ईस्वी में खोजा था। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 1493 ईस्वी में। आइए आगे बढ़ जाते हैं। जब भी दोस्तों आप लोग ज्योग्राफी के प्रश्न या वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी प्रश्नों को सॉल्व किया करिए, तो सामने मैप रख लिया करिए, तो आपको आसानी होगी। और मैप से प्रश्नों को सॉल्व करने की आप लोग अपने अंदर आदत और कलर डाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जा रहे हैं मैपिंग से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तापी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। तो 8वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए, तापी नदी है। कौन होकर भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है दोस्तों, तापी नदी। आइए इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं हम लोग उस पर भी डिस्कस करते हैं। तथ्य यहाँ बनते हैं, ताप्ती या तापी नदी सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान पर या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। और यह साथ ही दोस्तों यह नदी अरब सागर में ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है अगले 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है सभी दोस्तों पता होगा। जो सरल क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन होंगे उस पर हम लोग दोस्तों हम लोग केवल तथ्यों को समझेंगे और आंसर समझ के आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो लंबा नहीं करना है दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर, यूएसए के संविधान से लिया गया है। आई से समझ जो भी तथ्य बनते हैं हम लोग उसको भी मेंशन करते हुए चलेंगे इसी सीरीज के थ्रू। ये आपकी चौथी सीरीज चल रही है दोस्तों, ये चौथी सीरीज होगी, चौथी नहीं सॉरी दोस्तों, ये 5वीं सीरीज होगी दोस्तों। ऑलरेडी 4 सीरीज अपलोड है चैनल पर, एक बार आप लोग जरूर चैनल को विजिट करिए और देखिए और कमेंट में करिएगा किस प्रकार की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का विवरण दिया गया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो यूएसए के संविधान से ली गई है। और जो एक और साथ ही तो दोस्तों एक प्रश्न बन सकता है, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 किया जाता है। किसके द्वारा, अनुच्छेद 32 के तहत एंड अनुच्छेद 226 के तहत किया जाता है। इसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या अधिकार पीछा रीटें जारी किया जाता है। किसके द्वारा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, सभी चीज़ें मेंशन कर लिया हम लोग। आइए आगे बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न ये बनेगा दोस्तों, आइए देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? सभी दोस्तों पता होगा, संसद एवं राज्य विधानमंडलों विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। संविधान के भाग 5 में संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की जो कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है दोस्तों? 54 आर्टिकल के तहत किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें भाग लेते हैं कौन से सदन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों इसमें, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, तथा इसमें केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये जो तथ्य अभी हमने डिस्कस किया, जो 3 पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ के बजाया जा सकता है दोस्तों, इसे आप लोग देख लीजिए। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं सभी सदनों के, यहाँ आप लोग को मेंशन किया गया है, तो बिल्कुल आप लोग समझते हुए चलेंगे आप सभी चीज़ों को। अगला प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार का ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? बहुत ही बार पूछा गया है, सभी दोस्तों पता होगा। आर्टिकल 40, संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ये अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों एक तथ्य और बन सकता है, इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके। और जो प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, इसी प्रकार एनालिसिस किया जाता है दोस्तों, ताकि अगर आप लोग तथ्यों को मेंशन करते हुए चलेंगे, ताकि अगली बार जो प्रश्न यहाँ से बने दोस्तों, तो टू द पॉइंट और सभी का पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ से अगर प्रश्न बने तो गलतियाँ होने के चांसेस बहुत नगण्य हो जाए। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के बाद दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत के संविधान में एक नया खंड जोड़ा गया था, जो किस नाम से जाना जाता है? पंचायत के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 12वां प्रश्न है। क्वेश्चन आपका 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा जनानकी। और जनानकी में एक तथ्य महत्वपूर्ण बनेगा, जिसे, और जनानकी को दोस्तों इंग्लिश में डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक तथ्य बनेगा, इसे आप लोग स्टार कर लीजिए। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसीसी लेखक आसिले गुइलार्ड के द्वारा। कब किया गया था? 1855 में, 1855 में। ये तथ्य महत्वपूर्ण दोनों शब्द, इसे आप लोग नोट्स में मेंशन करते हुए चलेंगे। आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, की पॉइंट तैयार हो जाएगी एग्जाम देने की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों, ये आपके सामने 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया था? तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो उस समय था वो आपका 100वें स्थान पर। डी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करेंगे। 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में से 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया कौन है दोस्तों? तो ये एन.के. सिंह है। वर्तमान समय में दोस्तों इस समय कौन है वित्त आयोग? 16वें हैं, किस क्रम के हैं? इसको भी आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा दोस्तों, कि ये प्रश्न बन सकता है आगामी एग्जामों में, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए एक कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा वर्तमान पीरियड में वित्त आयोग इस समय कौन बने हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? कौन सा उद्दीपक फसल है? गेहूं है, मक्का, अरहर, चाय? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी आपका चाय। चाय कैफीन एवं निकोटीन नामक उद्दीपक फसल है, एक उद्दीपक फसल है। उद्दीपक फसल के अंतर्गत तंबाकू आता है दोस्तों, चाय आता है, कॉफ़ी आता है, अफीम आता है। यहाँ से अन्य एग्जाम, जो आगामी एग्जाम है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और यूपी पेट में भी यहाँ से प्रश्न आने हैं दोस्तों। और जो मित्र यूपी पेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक बार चैनल को विजिट करिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सभी एग्जाम इसकी सभी लेक्चर को कंप्लीट किया गया, और जो 5 नंबर जीएस की अंतिम तैयारी चल रही है, आप लोग जरूर देखिएगा जाकर। आइए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से कुछ तथ्यों को देखते हैं। केंद्रीय संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मखदूम गांव में स्थित है, और हाल ही में मथुरा में हाथियों के लिए एक जली अस्पताल खोला गया है। इसे भी आप लोग जानते हुए चलेंगे। आएंगे आगे बढ़ जाते हैं। अगला तथ्य क्या बनेगा, इसे भी हम लोग समझते चलेंगे इसी वीडियो के थ्रू। ये आपकी 5वीं सीरीज चल रही है दोस्तों। किसान दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से यूपी पेट 2025 की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न आपका दिवस से भी पूछे जाने हैं दोस्तों, तो सी इज़ द राइट आंसर है। और कब मनाया जाता है दोस्तों? कब से स्टार्टिंग हुआ है? 28 जुलाई 1979 ईस्वी से 14 जनवरी 1980 तक उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। इस छोटे कार्यकाल के दौरान के कौन से प्रधानमंत्री दोस्तों? चौधरी चरण सिंह की जयंती पर यह मनाया जाता है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 18वां प्रश्न महत्वपूर्ण होगा।
तो कब की गई थी दोस्तों? ये सी यानी 1974 में की गई थी। और साथ ही साथ जो तथ्य बनेंगे आयु से भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। तथ्य क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, क्या है तथ्य? जो ये यहाँ पे तथ्य है ना, देखो वर्तमान में पूरे देश में 721 कौन से कृषि विज्ञान केंद्र पर काम कर रहे हैं। और 1974 में ये स्थापित किया गया था। कहाँ किया था, किसके अधीन किया गया था? पुडुचेरी में किया गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था? तो रानी रामपाल थी उस समय। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन है, ये भी सभी करंट के प्रश्न है। 7 नवंबर 2017 के सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा ये कथन सत्य होगा? तो कौन सा सत्य होगा दोस्तों, आप लोग भी बता सकते हैं। 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी आपका, यानी 1 2 3 सही है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है दोस्तों? ये चक्रवाती तूफान है, क्या है आप लोग भी बताएंगे। ये चक्रवाती तूफान है जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। ओखी जो कब टकराया था? 2017 में, नवंबर 2017 में ओखी एक चक्रवाती तूफान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 30 प्रश्नों के दोस्तों विस्तृत व्याख्या को देखते हुए चल रहे हैं, जो आगामी एग्जाम में तथ्यों से प्रश्न बन सकते हैं, पूरी संभावना जिनकी है उन्हीं पर हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वो कमेंट आपका बताना है कि किस प्रकार का ये लेक्चर चल रहा है, कितना अच्छा लगा आप सभी दोस्तों के लिए। तो आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन करेंगे। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। उत्तर प्रदेश में कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या कितनी है जो उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे? तो राइट आंसर दोस्तों 652। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल शहरी एवं स्थानीय निकायों की जो संख्या है 654 है, जिसमें 438 नगर पंचायत, 199 नगर पालिका परिषद है और 17 नगर निगम हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो गए, इसको भी आप लोग समझते हुए चलेंगे। और पीडीएफ पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया है। और टेलीग्राम पे आप लोग ASK टीचिंग टेम्पल नाम से सर्च करेंगे तो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, क्लास लेक्चर नोट्स एंड क्लास पीडीएफ सभी मिलते रहेंगे आप लोग को। और कुछ महत्वपूर्ण नोट्स को भी मेरे द्वारा सेंड किया जाता रहेगा उस पर, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइए। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था दोस्तों? तो उनका नाम था प्रोफेसर UR राव। तो यहाँ से देख सकते हैं, इन्हें 1976 में दोस्तों, इन्हें 1976 में पद्म भूषण और 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और 24 जुलाई 2017 को इनका निधन हो गया था। और इनके द्वारा डिजाइन किए गए जो उपग्रह आर्यभट्ट को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोवियत यूनियन रूस की मदद से अंतरिक्ष में भेजा यानी प्रक्षेपित किया गया था। कुछ तथ्य हैं, इसे भी आप लोग समझते हुए चलेंगे। आइए हम लोग 24 प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए उसे भी समझते हुए चलेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है किससे दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे स्टार कर लीजिए। आज के सेशन का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा दोस्तों। बी, बच्चों के टीकाकरण से। भारत सरकार ने केंद्रीय जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ये एक मिशन है। इंद्रधनुष का संबंध बच्चों के टीकाकरण से है। और इंद्रधनुष के जो 7 रंगों के समान इस मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य होगा। और जो वर्ष 2020 तक दोस्तों उन्हीं सभी बच्चों को टीकाकरण करना है जिन्हें टीका नहीं लग पाया था उस समय। यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम होगा दोस्तों। और 7 ये शामिल किए गए हैं। इसमें 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों वो कौन से रोग होंगे, कभी यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। 7 रोग का नाम देगा दोस्तों, 1-2 नाम एक नहीं देगा, आपको पूछेगा इनमें से कौन नहीं है। तो तपेदिक है, आपका पोलियो माइलाइटिस है, हेपेटाइटिस बी है, डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है और टिटनेस होगा दोस्तों और खसरा है। आइए और भी देख लेते हैं जो भी तथ्य बनते हैं यहाँ से। एंड अगला है, यह मिशन 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुशासन दिवस पर, कब मनाया जाता है सुशासन दिवस? 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस के अवसर पर यह लॉन्च किया गया था। समान फोकस दूरी वाले जो कांच के 2 लेंस, जिनमें से एक उत्तल है दूसरा अवतल लेंस, एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं। इसका युग्म का मतलब इस युग्म का व्यवहार होगा, मतलब किस प्रकार का व्यवहार करेगा दोनों उत्तल लेंस और आपस में जो सटे हुए हैं उत्तल और अवतल लेंस। तो 25 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या होगा आप लोग भी कमेंट में मेंशन करते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, कांच की समतल चादर की भांति।
इसका फार्मूला आप लोग यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका फार्मूला है, आप लोग यहाँ से समझते हुए चीज़ें चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां। आज का प्रश्न का 26वां है। जल्दी दोस्तों हम लोग 30 प्रश्नों की तरफ बढ़ने वाले हैं। आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब मुझे आशा है आप सभी दोस्तों को समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। और कोई भी प्रश्न पूछना हो दोस्तों कमेंट में जरूर करिएगा, कमेंट में अपना कमेंट छोड़ जाइए, उसका आंसर मेरे द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ यौगिक है, दूसरी तरफ उसका वर्गीकरण है, तो आपको बताना है कौन संबंधित नहीं है। तो सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट से ये संबंधित नहीं है। सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कृत्रिम मिठास का आभास कराता है, जबकि इसमें कोई भोजन ऊर्जा नहीं होता दोस्तों, और यह सफ़ेद क्रिस्टली पाउडर जैसे दिखाई देता है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कितना गुना मीठा? 3 से 4 गुना ये अधिक मीठा होता है। आइए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों कुछ प्रश्न आपके मैथ के होंगे, आइए देख लेते हैं, इन्हें भी सॉल्व करते हैं। 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, इनमें से सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, यानी 63 होगी। किस प्रकार सॉल्व किया है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। माना 13 क्रमागत विषम संख्याओं क्रमशः x+2 x+3 इस तरीके डॉट डॉट कहाँ तक ले गया? 124 तक ले गया है। तो सभी जो 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है दोस्तों। इस प्रकार 13 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो हो जाएगा दोस्तों 51 गुणे 13 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे इसका सोल्यूशन है दोस्तों। सबसे बड़ी विषम संख्या x+24 है, जो वहाँ पे यस का मान निकाला गया है। इसका यस का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 63। तो ये इस प्रकार का राइट आंसर हो गया। आइए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपका मैथ का। 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 45 सेंटीमीटर की परछाई निरूपित करती है। उस समय 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की परछाई की लंबाई होगी, कितनी होगी दोस्तों? सी। आप लोग यहाँ से इसका सोल्यूशन देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार सोल्यूशन किया गया है। आइए हम लोग 29 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आपका दोस्तों एक लास्ट प्रश्न रह गया है इस सीरीज का, उसे भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा किसके दोस्तों? तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका देखिए सोल्यूशन किया गया है। यहाँ पे सोल्यूशन आप लोग देखिए। समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है 8 सेंटीमीटर है, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे मान पुट कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों आपका 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए आज के इस लास्ट प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस सीरीज का कौन सा प्रश्न है? मैथ का ये भी है, 4-5 प्रश्न मैथ के भी हैं। जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है दोस्तों तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो 3n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा, तो कितना होगा? 0 प्राप्त होगा। देखिए वो जो संख्या है n है, भाजक आपका 6 है, शेषफल आपका 4 है। तो भाज्य बराबर होता है दोस्तों भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो मान यहाँ पे रखेंगे n बराबर 6 गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये रख दिए, इतना आ गया n-4/6 है आपका। तो आपका यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार यह मान को पुट करने पर 30/6 आंसर प्राप्त हुआ है। तो आप लोग जरूर बताएंगे आज का यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट में आप लोग अपना कमेंट जरूर मेंशन करिएगा वीडियो कैसा लगा। अब मिलेंगे 2017 वाले जो PIQ होंगे उस पर हम लोग विस्तृत व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।